साल था 2000 का। नई सदी के पहले ही साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है और देश को मिलती है एक 21 साल और 7 महीने की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, नाम पूजा सिंघल। झारखंड काडर की एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी। नौकरी के शुरुआती दौर में ही ऐसा काम किया कि सूबे में इनकी पहचान दबंग महिला अधिकारी की बन गई। बेहद कम समय में प्रमोशन भी मिला, वो अलग। लेकिन कुछ ही सालों की नौकरी के बाद पूजा का नाम प्रदेश में हो रहे घोटालों में आने लगा। नाम आया तो जांच भी शुरू हुई। सालों तक चली जांच के बाद साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने पूजा और उनके करीबियों के घर छापा मारा। छापेमारी में कुल 19 करोड़ रुपए कैश और 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात मिले। 82 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। जांच आगे बढ़ी तो आरोपों की फहरिस्त भी सामने आई। पति के अस्पताल के जरिए काले धन को सफेद करने से लेकर झारखंड के 3 जिलों में कलेक्टर रहते हुए मनरेगा के 18 करोड़ रुपए के गबन के आरोप। इसके अलावा जंगल की जमीन के अवैध आवंटन से लेकर आय से ज्यादा संपत्ति रखने के भी कई मामले दर्ज हुए। जांच एजेंसियों ने पूरे मामले पर कुल जमा 200 पन्ने की चार्जशीट बनाई। पीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई और पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के अगले ही दिन 22 साल तक सेवा देने वाली आईएएस पूजा सिंघल को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 28 महीनों की जेल के बाद पूजा सिंघल को जेल से जमानत मिली और न केवल जमानत मिली बल्कि उनके सस्पेंशन को भी रद्द कर उन्हें सरकारी सेवा में बहाल कर दिया गया। इस तरह से करोड़ों के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल जाने वाली आईएएस पूजा सिंघल दोबारा से सरकारी सेवा में आ जाती हैं। हर किसी को यह कहानी पता होगी, लेकिन इस कहानी से सवाल यह उपजता है कि किसी आईएएस अधिकारी को जेल होने के बाद भी कैसे सरकारी पद पर दोबारा से बैठाया जा सकता है। आरोप साबित होने के बाद उसे पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा सकता। संविधान में आईएएस अधिकारियों के लिए ऐसा क्या नियम बनाया गया है कि आईएएस को नौकरी से बर्खास्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आईएएस अधिकारियों के पास कौन सी वो ताकत है कि कोई कोर्ट या कोई सरकारी एजेंसी इनसे इनकी नौकरी नहीं छीन सकता। क्या है इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये कहानी शुरू होती है उस भारत से जो इंग्लैंड की एक कॉलोनी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने शासन को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया था जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विस कहा जाता था। आधिकारिक नाम इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसके मुखिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। चूंकि इन्हें भारत में काम करना होता था, इसलिए इंपीरियल सिविल सर्विस को इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाने लगा। ये अफसर फील्ड और सचिवालय दोनों जगहों पर काम करते थे और इसी वजह से उन्हें पूरे देश के शासन की अच्छी खासी समझ हो चुकी थी। खैर, समय बीता और साल 1947 का आया। भारत को आजादी मिलने वाली थी। नई सरकार कैसी हो और उसे कौन चलाए, इसे लेकर बात हो रही थी। एक बड़ा सवाल भी सामने था, क्या अंग्रेजी शासन के स्टील फ्रेम आईसीएस को जारी रखा जाए। आजादी के आंदोलन में शामिल लोगों को इन्हीं आईसीएस अधिकारियों ने प्रताड़ित किया था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि अब जब देश आजाद है तो आईसीएस को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का एक दूसरा धड़ा भी था जो ये कहता था कि भारत जैसे महादेशीय विस्तार वाले देश में प्रशासन आईसीएस जैसी सर्विसेज के बिना नहीं चल पाएगा। भारत एक गरीब मुल्क था और अभी अभी बंटवारा हुआ था, तो अनिश्चितताओं के इस माहौल में यह बेहद जरूरी था कि सरकार अपना काम सुचारू तरीके से करे। अंग्रेज 200 साल तक भारत को लूट खसोट कर चंपत हो गए थे, तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य भी होने थे, पुल भी बनने थे, नदियों को बांधा भी जाना था, उद्योग भी लगने थे और इस पूरी यंत्रणा को चलाने के लिए चाहिए थे नौकरशाह। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईसीएस को जारी रखने का पुरजोर समर्थन किया। पटेल उम्र में नेहरू से भी बड़े थे, पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे। तो तमाम विरोध असहमतियों के बावजूद सरकार ने उनकी बात को तरजीह दी और आईसीएस को जारी रखने का फैसला हुआ। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो प्रधानमंत्री नेहरू बने और पटेल गृह मंत्री। पटेल को न सिर्फ रियासतों का विलय करके भारत का नक्शा तैयार करना था, बल्कि सामान्य प्रशासन में भी उनको अपनी भूमिका निभानी थी। पटेल ने गृह मंत्री की हैसियत से औपचारिक फैसला लिया कि 1947 से पहले से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। इस फैसले को कानूनी ताकत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 312(1) के तहत संसद ने
अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 पारित किया। इस कानून के तहत सबसे पहले दो सेवाओं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस और इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस को स्थापित किया गया। इसके बाद 1 जुलाई 1966 को इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि आईएफएस को भी स्थापित कर दिया गया। ये आईसीएस का ही नया स्वरूप बना। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो केंद्र और राज्य दोनों जगह काम करते हैं। लेकिन 1951 में पारित हुए ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट पर कालांतर में विचार विमर्श हुआ और पाया गया कि इन सेवाओं के अधिकारियों के लिए नए नियमों का सेट बनाना होगा, क्योंकि अब इन्हें सब्जेक्ट्स नहीं सिटीजन्स के साथ काम करना था। अब यह जरूरी था कि सर्विस का एटीट्यूड बदला जाए, उन्हें जनता के अधीन लाया जाए। मसलन अगर किसी अधिकारी से कोई अनुशासनहीनता होती है तो उसे कैसे सजा दी जाए या फिर वो अपनी सफाई कैसे दे सकता है, इसका स्पष्ट तरीका बनना चाहिए। इसके समाधान के लिए 1969 में बनाया गया ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल। इस सेट ऑफ रूल में कहा गया कि अगर सरकार को लगता है कि कोई अधिकारी गलत काम में शामिल है और उसके खिलाफ जांच शुरू होनी चाहिए या चल रही है तो उसे निलंबित किया जा सकता है। किन स्थितियों में निलंबन होगा और निलंबन कब तक मान्य होगा, ये सब कुछ इसी सेट ऑफ रूल्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बहरहाल, निलंबन के अलावा इन अफसरों को क्या सजा मिलेगी इसका भी ब्यौरा इसी में दिया गया। छोटी सजाएं यानी कि माइनर पेनल्टीज के तौर पर कहा गया कि डांट या चेतावनी मिलेगी, जिसे निंदा कहते हैं। कुछ समय के लिए प्रमोशन को भी रोका जा सकता है, वेतन भी रोका जा सकता है। अगर अधिकारी की गलती से सरकार को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी अधिकारी को ही करनी होगी। बड़ी सजाएं यानी कि मेजर पेनल्टीज के तौर पर लिखा गया कि हमेशा के लिए अधिकारी का वेतन या पद घट सकता है। जबरन रिटायर देना भी पड़ सकता है, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है। नौकरी से निकाला भी दो तरह से किया जाता है, एक में दोबारा से नौकरी का स्कोप होता है, एक में नहीं होता। इन नियमों के बावजूद किसी सिविल सर्वेंट को बर्खास्त करने में सर्वशक्तिशाली सरकार बहादुर को पसीना आ जाता है। आजादी के बाद से आज तक हजारों सिविल सर्वेंट्स पर आरोप लगे हैं, सैकड़ों पर कार्रवाई हुई, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर ही सिविल सर्वेंट्स ऐसे मिलेंगे जिन्हें सरकार बर्खास्त कर पाई हो। ऐसा ही एक किस्सा है साल 1981 का। विजय कुमार सिन्हा एक आईएएस प्रोबेशनर थे। 1981 में मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान सभी प्रोबेशनर्स हिमालय की ट्रेकिंग पर जाते हैं। इस दौरान उन पर नशे में गलत व्यवहार करना, बंदूक दिखाकर साथियों को डराना और उनके साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा। ग्रुप की महिलाएं इतनी डर गईं कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब सभी प्रोबेशनर्स वापस आए तो महिलाओं ने इसकी शिकायत एकेडमी के तत्कालीन डायरेक्टर पीएस अप्पू से की। अप्पू ने मामले की जांच कराई। रिपोर्ट में विजय को दोषी पाया गया। इसके बाद अप्पू ने केंद्र सरकार से विजय को अनसुटेबल मानकर नौकरी से हटाने की सिफारिश की थी। सुनवाई के बाद सरकार ने पहले सिर्फ चेतावनी देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से अप्पू नाराज हो गईं और रिटायरमेंट ले लिया। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। देखते ही देखते यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बन गया। सवाल उठा, एक आईएएस अधिकारी जो आगे चलकर जिले की कमान संभालने वाला है, उसके ऐसे व्यवहार से प्रशासन की क्या छवि बनेगी? वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएगा? जब मुद्दा गरमाया तो सरकार पर दबाव हुआ। नोटिस जारी किया गया और प्रोबेशनर आईएएस विजय को सिविल सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया। विजय ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी, संविधान के एक खास अनुच्छेद की दलील भी दी। लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार का जारी किया आदेश रद्द कर दिया और विजय को सिविल सेवा के पद पर बहाल करने का नया आदेश दिया। ऐसे ही दर्जनों मामले हैं जहां देखा गया कि आईएएस पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन उन्होंने दोबारा से पद धारण भी कर लिया। यहां आता है अपना सवाल कि क्या एक सिविल सर्वेंट को उनके पद से बर्खास्त किया ही नहीं जा सकता? अगर हां तो कैसे और कौन कर सकता है? इस सवाल का जवाब है संविधान के अनुच्छेद 310 में, जहां डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जिक्र है। यह क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का नियम ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब कर्मचारी राजा की इच्छा से नौकरी करते हैं। भारत के संविधान में इसे इसी संदर्भ में अपनाया भी गया।
बस भारत में सरकारी नौकर राष्ट्रपति या राज्यपाल की मर्जी से काम करते हैं, ये बदलाव किया गया। केंद्र सरकार का कर्मचारी राष्ट्रपति की इच्छा से नौकरी में है और राज्य सरकार का कर्मचारी राज्यपाल की इच्छा से नौकरी में है, और ये तब तक नौकरी में रहेगा, तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा न दे या जब तक वो इन्हें पद पर रखना चाहते हैं। लेकिन भारत में ये जो पूरा नियम था ये लागू तो हुआ पर पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा संविधान सिविल सर्वेंट्स को कुछ खास सुरक्षा भी देता है। संविधान के अनुच्छेद 311 में इन बातों का जिक्र भी किया गया है। प्रोबेशनर आईएएस विजय कुमार सिंह वाले मामले में भी इसी अनुच्छेद की दलील दी गई थी। इसके तहत किसी भी सिविल सर्वेंट को उसकी नौकरी से हटाना किसी भी सरकारी संस्था के बस में नहीं होता। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी चाह जाएं तो भी उस आईएएस या उस सिविल सर्वेंट को अपने पद से बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि अनुच्छेद 311 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को एक खास सुरक्षा देता है, हमने अभी बताया, और ये इसलिए देता है ताकि उन्हें बिना वजह नौकरी से निकाला न जाए, पद घटाया न जाए और ना ही जबरन रिटायर किया जाए। इस अनुच्छेद के कुल 3 हिस्से हैं जिन्हें क्लॉज कहते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी सरकारी अफसर को, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या अखिल भारतीय सेवा का हो, उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से नीचे के रैंक का अधिकारी नौकरी से नहीं निकाल सकता। यानी जिसने नियुक्त किया सिर्फ वही या उससे ऊपर का अफसर ही उसे हटा सकता है। सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं तो अंतिम फैसला भी उन्हीं का होता है। यहाँ यह समझने वाली बात है कि फैसला राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रायः कैबिनेट या कहें कि प्रधानमंत्री की सलाह पर गौर करके ही निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस सिविल सर्वेंट को कब और कैसे हटाया जाएगा या हटाया भी जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है। क्लॉज 2 में कहा गया कि किसी अफसर को नौकरी से निकालने, पद घटाने या हटाने से पहले उसे आरोपों की जानकारी देना जरूरी है और उसे अपनी बात रखने का मौका भी दिया चाहिए। लेकिन अगर जांच के बाद सजा देना तय हो जाए तो उसे सिर्फ उस जांच में पेश सबूतों के आधार पर ही सजा दी जा सकती है, फिर अलग से सफाई मांगना जरूरी नहीं होता है। शुरुआत में इसमें केवल 2 ही क्लॉज थे, लेकिन आगे चलकर इसमें संशोधन हुए, जिसके बाद इसमें तीसरा क्लॉज और दूसरे क्लॉज में 3 परिस्थितियों को अपवाद के तौर पर जोड़ा गया। इन सब के तहत कहा गया कि 3 मामलों में किसी सिविल सर्वेंट को नौकरी से बर्खास्त करने में जांच की भी जरूरत नहीं होती। कौन से हैं मामले? पहला है कि अगर अफसर को किसी आपराधिक केस में कोर्ट से सजा मिल चुकी हो। दूसरा है कि अगर हालत बहुत खराब हो कि जांच कर पाना नामुमकिन हो, ऐसी दशा में। तीसरा है कि अगर मामला राष्ट्र की सुरक्षा का हो और राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगे कि जांच करना ठीक नहीं है, तो ऐसे मामलों में बिना जांच के ही उस अफसर पर कार्रवाई की जा सकती है। इन अपवादों के अलावा तीसरा क्लॉज भी संशोधन के बाद जोड़ा गया, जो कहता है कि अगर यह सवाल उठता है कि जांच करना वास्तव में संभव है या नहीं है, तो यह फैसला उस अधिकारी का अंतिम होगा जिसके पास हटाने या पद घटाने का अधिकार है, माने राष्ट्रपति का है। इस खालिस सरकारी भाषा का मतलब यह हुआ कि अगर जांच कर पाना संभव नहीं है और राष्ट्रपति को यह लगे कि जांच नहीं की जा सकती, तो फिर राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वही इसमें अंतिम निर्णय होगा। इन सभी का सार ये भी निकलता है कि किसी सिविल सर्वेंट को तब ही नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है जब सेंट्रल रिव्यू कमेटी की सिफारिश हो जाए, कार्मिक मंत्रालय यानी कि डीओपीटी के मंत्री के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा वक्त भी लगता है और हर एक स्टेप पर बचाव और अपना पक्ष रखने के लिए अफसर के पास कई मौके भी होते हैं। इन्हीं सब के चलते किसी सिविल सर्वेंट को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि आरोपों के बाद भी ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया हो। और अगर किसी आईएएस अधिकारी को नौकरी से निकाला गया, हटाया गया या जबरन रिटायर किया गया, तो वो इसके बाद भी अपील या दोबारा जांच के बाद वापस से नौकरी पर आ सकता है। ऐसे में उसे पूरा वेतन और भत्ता भी मिलेगा और बर्खास्त होने से पहले जितने वक्त तक वो सस्पेंड हुआ था वो सब और वो सारा समय ऐसा माना जाएगा जैसे वो लगातार नौकरी में ही था, यानी उसे नौकरी भी मिलेगी। बीच के सस्पेंड होने के वक्त में जो भी उसका समय गया वो सारा समय उसके एक्सपीरियंस में भी जोड़ा जाएगा और रुतबा वापस आएगा। सो अलग। इससे आप समझ सकते हैं
कि एक सिविल सर्वेंट को कितनी शक्तियां मिलती हैं। आज के दौर में भी ऐसे कई आईएएस हैं जिन पर कार्रवाई तो हुई पर उन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सका। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके पद से तो हटाया गया, लेकिन सजा और जेल के बाद भी वो कोर्ट के सहारे दोबारा से अपने पद पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति और संविधान के तरफ से खास संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं होता। केंद्र सरकार भले ही आईएएस को बर्खास्त न कर सके, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति उसके पास जरूर है। ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के तहत सरकार अगर चाहे तो परफॉर्म और पेरिश माने काम करो या बाहर जाओ की नीति के तहत अधिकारियों को समय से पहले ही रिटायर कर सकती है। ये बात भी कानून में ही लिखी है। ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1958 के क्लॉज 16 में कहा गया कि अगर किसी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी की सेवाएं जनहित में ठीक नहीं मानी जाती तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह करने के बाद उस अधिकारी को सेवा से रिटायर कर सकती है। लेकिन इसकी भी कुछ खास शर्तें हैं। मसलन एक शर्त तो यही होती है कि उस अधिकारी की कम से कम 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ही उसके सर्विस की समीक्षा की जा सकती है। इससे पहले उसे रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। अब इन आईएएस अधिकारियों को हटाना कितना मुश्किल है, इस आंकड़े से समझिए। साल 2019 तक भारत सरकार ने 13 ब्यूरोक्रेट्स को सेवा से निकाला और 45 पर पेंशन की कटौती की सजा दी है, क्योंकि इनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया था और वो कानून के हिसाब से गलत गतिविधियों में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019 के अल्ले पल्ले 381 सिविल सर्वेंट्स यानी कि सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उन पर कार्रवाई हुई, जिनमें 24 आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। कुछ को समय से पहले रिटायर कर दिया गया और कुछ की सैलरी में कटौती की गई, क्योंकि ये या तो अपने काम में कमजोर थे या फिर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। ज्योति शर्मा की लिखी एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2015 में भारत सरकार ने बताया कि करीब 100 आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ सीबीआई ने रिपोर्ट भी दी है। इसके अलावा 1800 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी अचल संपत्ति की जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई। कई मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी और प्रधान सचिव माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे वरिष्ठ अधिकारी घूस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार हुए। कुछ आईएएस अधिकारियों के पास अत्यधिक संपत्ति यानी आय से ज्यादा संपत्ति मिली, जैसे एक आंकड़ा भी दिया गया $31 मिलियन का। माने इस आंकड़े को अगर हम साल 2015 के हिसाब से कैलकुलेट करें रुपयों में तो आंकड़ा करीब करीब 207 करोड़ रुपए का जाता है। आप भी सोचिएगा कि एक सरकारी सेवा देने वाले आईएएस के पास इतनी संपत्ति कहां से आ जाती है। साल 2023 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी राजेश कुमार ठाकुर की एक रिपोर्ट बताती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने केवल सीबीआई के माध्यम से 2018 से फरवरी 2023 के बीच 166 सिविल सेवा के अधिकारियों, जिनमें से ज्यादातर आईएएस और वरिष्ठ राज्य अधिकारी थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 110 मामले दर्ज किए हैं। कार्रवाई तो हुई, लेकिन बर्खास्तगी की रिपोर्ट ना के बराबर दर्ज की गई। बिल्कुल वही बात जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया था कि आरोप तो हजारों पर लगते हैं, कार्रवाई भी सैकड़ों पर होती है और नौकरी केवल चंद अधिकारियों की ही जाती है, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बर्खास्त करने की इस पूरी प्रक्रिया पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।